नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों 10th बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का जो पेपर आपका होने वाला है, तो इस वीडियो में दोस्तों विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ इसकी PDF फाइल है साथियों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाएगी, तो वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि आपकी कक्षाओं के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना लिए गए हैं। कक्षा 10 के लिए अलग से है, कक्षा 8 के लिए अलग से और 5-6 के लिए अलग से है। तो आप अपने क्लास के ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में जो आपका पेपर आने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने ऑलरेडी आपके लिए हिंदी का और सोशल साइंस का ये पेपर ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देख लेना। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव में जो फुफ्फुस यानी कि जो फेफड़े होते हैं वो किस तंत्र का भाग होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो डायरेक्ट इनका आंसर ऑलरेडी मैंने टिक मार्क कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या? श्वसन क्रिया, यानी कि जो फेफड़े होते हैं। तो फेफड़े वाला जो क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर भी दिया था और कई विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे उसके लिए। तो दोस्तों जो श्वसन क्रिया है, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, वो सबसे पहले हमारे क्या होती है, फेफड़ों में जाती है। ठीक है, तो फेफड़ों का भी अलग अलग जो आपका चित्र है, डायग्राम जो होते हैं, वो आपको एक बार ज़रूर याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सिन। तो यहाँ पे पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑक्सिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो इंसुलिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये कौन से हार्मोन है दोस्तों, ये मानव हार्मोन है, यानी कि मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन है। आगे देखिए यहाँ पे कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। तो इसका सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल को। मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था, मटर के पौधे पे किया था। ये प्रश्न भी हमने पूछा था और लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। साथियों जो पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। अब ये जो पर्सन आप देख रहेंगे, अभी हाल ही में जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं लगी हैं उनमें भी बहुत सारे पर्सन ऐसे कैसे आ चुके हैं। तो बहुत सारे पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी लास्ट ईयर के पेपर होते हैं 2-3, उनको आप एक बार ज़रूर से देख लेना, ताकि आपको पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा पेपर की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा। तो ये दोस्तों एकदम रिपीट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि 10th बोर्ड में पर्सन विज्ञान के पेपर में 101% जरूर आता है। तो आप इसको रट लेना, जैसे याद कर लेना भाई क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए CSO4.12H2 होता है यहाँ पे। ठीक है, फुल वाला मत करना, बहुत सारे विद्यार्थी इसको फुल में कर देते हैं 2 वाले में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑक्सीजन दिया गया है, हीलियम दिया गया है। तो इनमें कौन सा हो जाता है मेरा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाता है, हीलियम। उत्कृष्ट गैसें आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब आपने आवर्त सारणी है वो देखी होगी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है हमारा हीलियम। साथियों आपको आवर्त जो सारणी है नई वाली वो याद कर लेनी है, जैसे कि आपका हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब जो आपको है इनके परमाणु क्रमांक है थोड़े थोड़े वो भी याद कर लेना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ जाता है। इस देखिए, किस प्रकार की घटना के कारण पानी में रखी जो छड़ है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये जो चैप्टर आपका अपवर्तन वाला, ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे अपवर्तन नियम है वो लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्वेश्चन भी अभी आपका हाफ ईयरली में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्टि पटल पे। ठीक है, दृष्टि पटल पे कोई भी जो वस्तु का बिंब है वो बनता है और हमें क्या होता है, वो चीज़ दिखाई देती है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा गया है जूल। तो जूल किसका होता है, आप कमेंट करके बताएंगे जिसको भी आता है। यहाँ पे देखिए एम्पियर दिया गया है, तो एम्पियर किसका होता है साथियों, धारा का होता है। वोल्ट जो दिया गया है वो किसका होता है, आपका विभवांतर को बोलते हैं। ठीक, किसको बोलते हैं, विभवांतर। या तो आप विभवांतर बोल लीजिए या फिर आप इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो मैंने पूछा है जूल वाला, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। तो नवीनीकरण यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये दोनों आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बारे में 100% पेपर में ज़रूर आएगा। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पर्सन 100% आएंगे उनको आप रट ही लेना, वो 100% आएंगे तो आएंगे ही। तो यहाँ पे नवीनीकरण संसाधन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरा, सौर ऊर्जा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। घास का मतलब क्या हो गया, ये मेरा उत्पादन से रिलेटेड हो गया। अब उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पे बकरी है उसको खा रही है, यानी कि ये क्या हो गई, शाकाहारी हो गई। फिर आ गया मानव। मानव क्या होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करता है वो। तो यहाँ पे इसको शामिल किया गया है, मतलब एक श्रृंखला बनाई गई है भाई। सबसे पहले उत्पादन होता है, फिर इसका स्टार्टिंग प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है ऐसे। नेक्स्ट देखिए, इसको आपको छोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आपको पूछे गए, फिल इन द ब्लैंक। कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना था, एल्केन लिखना है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना था 2n2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, तो ये अभी हाफ ईयरली में भी आपका आ चुका था, तो रट लेना भाई। हाफ ईयरली के जो पर्सन आपके आए थे, पूरा आपका जो सिलेबस है उसको कवर करते हैं वो, इसलिए आप उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना जो पेपर अभी आपके हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ए और बी के नाम आपको लिखना है। यहाँ पे एक आपको रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसमें आपको ए और बी जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इनका नाम लिखना है कि ये क्या है। यहाँ पे ए तो मेरा क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और बी क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक आपको बैटरी का साइन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त जो चित्र है, इसमें जो ये प्रतीक चिन्ह आपको दिख रहा है ये किसका है, तो ये किसका है भाई, विद्युत का है। ठीक है, विद्युत अपन इसको बैटरी भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा एक हमारा पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो ये किस में होता है, हमारे बैटरी में भी होते हैं। जो भी टर्मिनल होते हैं हमारे, ठीक है, उनमें सभी में प्लस और माइनस दोनों पाए जाते हैं। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जनरेटर होता है, ठीक है, क्या होता है, हमारा जनरेटर होता है, या फिर अपन इसको मोटर भी बोल देते हैं कई बार सिंपल भाषा में, लेकिन इसको अपन बोलेंगे जनरेटर। तो जनरेटर जो है वो ऊर्जा होती है, उसको किस ऊर्जा में बदलता है, तो वो बदलता है भाई विद्युत ऊर्जा में। आपने देखा होगा शादी ब्याह में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा गार्डन के बाहर एक जनरेटर चलता रहता है। वो क्या करता है, जो हमारी क्या होती है मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, इसको अपन विद्युत बोलते हैं। ठीक है, तभी तो हमारे गार्डन में रोशनी होती है और हम आराम से वहाँ पे इंजॉय कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में विलेय पदार्थ बनता है, इस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं, अतः इस अभिक्रिया को ये अवक्षेपण अभिक्रिया बोला जाता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो ये प्रश्न आपको रट लेना है। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये पूरा स्केल हो गया मेरा, जो कि 0 से लेके 7 तक, और यहाँ पे टोटल 14 तक होता है। अब 0 से लेके 7 के अंडर में जो होता है वो तो मेरे क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 7 के बाद के जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो मिडिल वाला बच गया मेरा 7 वाला पॉइंट, वो क्या हो गया, मेरा उदासीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पीएच मान उदासीन किसका होता है, तो 7 का होता है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दिया है, याद कर लेना भाई। अब देखिए यहाँ पे मिश्र धातु के उदाहरण आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखिए पीतल, कांसा, सोल्डर, ये सभी क्या है, आपके मिश्र धातुएं हैं। कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु है, तो इसमें कौन सी हो जाती है भाई, तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक मिश्र धातु इसमें हो जाती है। ऐसे ही इनका भी आपको याद कर लेना है। अब देखें भाई, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताई गई है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 4 जो कार्बन बंध है, वो आपको बनाने होंगे, 4 बॉन्ड आपको बनाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे बना रखा है। अब आपको इसमें दिखाना है कि जो मीथेन की संरचना है उसमें कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो उस हिसाब से आपको याद करते हुए इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी है वो बतानी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था, यानी कि स्टार्टिंग में आपका स्टार्ट होता है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम वगैरह, तो यहाँ पे इसका जो स्थान वो सुनिश्चित नहीं था, ये यहाँ पे कमी थी। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, ये प्रश्न आपका हाफ ईयरली में आ चुका है, अगर आपने देखा होगा। ये जरूरी नहीं कि आपके ज़िले में आया हो, कोई से ज़िले में तो आया है, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएँ होती है वो ज़िले के हिसाब से होती है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आया था मेरा आंसर, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये मेरा सही आंसर हो गया। इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नए पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम आपको बताना है। सॉरी, यहाँ पे नए नहीं है, गलत पढ़ दिया मैंने। नर में जो पाया जाता है लैंगिक हार्मोन, उसका नाम बताना है।
तो ये कौन सा हो जाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का जो कार्य है वो क्या होता है। अभी अभी हमने बात करी थी कि जो वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट जो था उसका ऐसा है मात्रक विभवांतर जो बोला था अभी मैंने, तो वहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विभु जो वोल्टमीटर होता है उसका क्या कार्य होता है। तो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का जो कार्य है वो वोल्टमीटर के माध्यम से करते हैं। मान लीजिए कि ये काई आपका एक वायर मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट के साथ साथ वोल्टेज भी फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे मेरे को ये नापना है, ये ज्ञात करना है कि कितना विभवांतर इसमें। जैसे हमारे घरों में 220 से 240 वोल्ट होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में कितने हो जाते हैं मेरे 440 वोल्ट हो जाते हैं। तो वो हम इसी से नापते हैं, किससे, वोल्टमीटर से। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र है वो आपको बनाना है। तो आप यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का चित्र है वो यहाँ पे बनाया गया है। इस तरह से आपको याद करना होगा और ये आपको इंडिकेट करना है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको एक चुंबक दिखाई गई है, इसका एक तो नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। अब ये क्या होगी कि इसके आसपास का जो एरिया होगा उसको आयनाइज कर लेगी, और यहाँ पे जो इसके थ्रू कोई भी अपन पास कराएंगे कंडक्टिविटी, वो किस प्रकार से बिहेव करेगी वो यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखिए कोयला और पेट्रोलियम ये हो गए। ये पर्सन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि आपका पर्सन मॉडल पेपर में कहाँ से आ रहा है और रियल पेपर में उसको कुछ आपका मेथड चेंज कर दिया जाता है, पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, लेकिन होता वही है। अब देखिए यहाँ पे ओजोन परत का एक लाभ आपको बताना है। ये आप इजीली है या कोई भी बता सकता है कि जो पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती है जो सूर्य से आ रही है उससे हमारी वो रक्षा करती है। अब देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दशा को दर्शाता है। ये क्वेश्चन अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुका था। तो ये सारे पर्सन देखिए यहाँ पे मैंने 4-5% ऐसे बता दिए जो हाफ ईयरली में आए थे, और वो हो सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना भाई। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम व्हाट्सअप और ये सब चीज़ों को आपको ज्वाइन करके रख लेना है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा और चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर है संकेत करता है। तो ये देखिए अंगूठे का जो साइन है वो इस प्रकार से बनाया हो रहेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे मेरी उंगलियाँ ये फोल्ड रहेगी, ये मेरा हाथ हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो अंगूठा है वो क्या कह रहा है कि इसकी जो गति है, जो डायरेक्शन है उसको बता रहा है, और ये इसके जो क्षेत्र है उसको बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में पढ़नी है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम पेंट कर सकते हैं उस पर, या किसी भी चीज़ का लेप कर सकते हैं जिससे कि उस पर क्या होगा, जो पानी है पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद ही उस पर जंग लगेगा। तो उससे बचाने के लिए हम सिंपल से क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस वगैरह लगा देते हैं। कार्बन के दो अपरूपों के नाम आपको लिखना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो हीरा हो गया, एक ग्रेफाइड हो गया, फ्लोरीन हो गया। हीरा क्या होगा, सबसे कठोरतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे कठोरतम होगा। जबकि ग्रेफाइड है वो क्या होगा, ये विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है आपसे। और ये क्या होता है आपका सॉफ्ट होता है हमारा, ठीक है। मिसेल की संरचना का चित्र बनाना आपको, तो ये आप देख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है खैर। इसके बाद देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी में ये हो गया, अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है और कार्य क्या है बताना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए अमाशय में पाए जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको अपन किससे लिखते हैं, HCl से लिखते हैं, ठीक है। आप जब 11वीं 12वीं में जाएंगे तो आपको प्रयोगशाला में ये आपको देखने को भी मिलेंगे, इससे आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए भोजन को अम्लीय बनाकर भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है, और HCl भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया कि अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है कौन सा होता है और साथ ही उसके क्या कार्य होते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा किसे कहते हैं और उसका क्या कार्य है, तो यहाँ पे पूरा आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। प्लेसेंटा किसको बोलते हैं, क्या कार्य होता है, ठीक है। तो ये मानव में पाया जाता है, तो ये पूरी विवरण आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अपरा के कार्य हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र आपको बनाना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको खुद से बनाते हुए प्रैक्टिस इसकी करनी है। आगे देखिए यहाँ पे लेंस की जो क्षमता होती है उसका सूत्र है, मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो क्या होगा, P = 1/2 1/F हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेंस की क्षमता है का सूत्र आपको पता ही है। बाकी इसका जो क्या होता है ऐसा ही मात्रक डायोप्टर हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी जो यूनिट वगैरह है वो सब आपको देख लेनी है।
किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये प्रश्न आपका हाफ ईयरली में आ चुका है और बोर्ड के लिए 99% वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो चालक की लंबाई पे डिपेंड करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा और चालक की जो प्रकृति है, पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करेगा। तो इसको अपन दर्शाते हैं आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है अपन ए अपॉन और चालक क्षेत्रफल ए अपॉन कुछ यहाँ पे लिखते हैं अपन टी वगैरह, इस प्रकार का आपका फॉर्मूला होता है। आप इसको एक बार देख लेना भाई, गलत हो सकता है, पता नहीं मेरे को गलत याद है, इसको देख लेने के बाद यहाँ पे देखिए विद्युत परिपथ तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय है वो लिखना है। अब संधारित्र आप जानते हैं जिसको अपन कैपेसिटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये आपके एनोड कैथोड से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले जो सुरक्षा नियम है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज का हो जाएगा एक तो बदल, और एक भू संपर्कित तार हो जाएगा जिसको अपन ग्राउंडिंग करना बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त जो अष्टुम नियम है वो बताना है, तो वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, लिख सके याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है एक विद्युत परिपथ है, ठीक है। यहाँ पे आपको परिणामी प्रतिरोध है वो याद करना है। अब देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा सीधा सीधा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 प्रतिरोध आपके आपस में जुड़ रहे हैं, ये प्रतिरोध जुड़ गया फिर ये जुड़ गया, अब ये क्या श्रेणी क्रम में हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए R इक्वल टू क्या हो गया R1 प्लस R2 यहाँ पे दिया गया है, सीधे सीधे इसको जोड़ा गया है। अगर दोस्तों यही पैरेलल में होते मेरे, कैसे इस प्रकार से जुड़ गया और दूसरी लाइन में इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाता 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि इस प्रकार चला जाता है। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई, सीरीज में है तो मुझे डायरेक्ट ऐड करना है, अगर पैरेलल में है तो मेरे को दोनों को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखते हुए उसका एलसीएम लेके फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर मिल गया है, इस प्रकार से आपको करना होगा। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत की परिभाषा आपको देनी होगी, ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका जो सोशल साइंस है उसमें भी कई बार आ जाता है ये प्रश्न, तो ये एक बार आप यहाँ पे देख लेना। बड़ी क्वेश्चन है साथियों, आप इनको एक बार अच्छे से खुद से पढ़ लेना, मैं पढ़ने के बैठूंगा तो वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और भी दीर्घ उत्तराकार के। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिका को बचाने का जो उपाय है वो क्या होगा, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम आपको लिखना है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम इंसुलिन हो जाएगा, और इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग है वो होने का खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में अच्छे से लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। यहाँ पे देखिए अगला है मानव में लिंग निर्धारित को समझाना है, उसका आरेख आपको बताना है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि ये आपका क्वेश्चन है जो छोटे में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ट्रू फॉल्स में भी, और साथ ही साथ जो फिल इन द ब्लैंक वाला उसमें पूछा जा सकता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितने जोड़े होते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, इसीलिए बड़ा प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है जिससे कि आपको छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इसमें जो है वो शामिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे पूरा डायग्राम भी बनाया गया है, इसको आप देख लेना भाई अच्छे से। आगे देखिए यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये घटनाएं दोस्तों एक प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं होती है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर डाले जाते हैं जिससे कि आपकी जो डेली एक्टिविटी होती है, आप प्रकृति से किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, तो प्रश्न आपके माइंड एबिलिटी से रिलेटेड रहते हैं जो कि पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जो कि किताब में नहीं होते हैं, तो आप थोड़ा सा समझ के इनको कर लेना भाई। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, साथ ही उसका उपयोग बताना है। तो ये प्रश्न अभी द्वार्षिक में आए थे आपके सारे, बैंकिंग सोडा का ये सारे आए थे अभी। अब यहाँ पे देखिए CaOCl2 हो जाएगा इसका नाम, और पीने वाले जल के कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए इसको मिलाया जाता है। इसको आपने देखा होगा तो लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र वही उपयोग बताना है, तो यहाँ पे देखिए NaHCO3 हो जाएगा, और बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अम्ल और सार में कोई 2 अंतर लिखने हैं भाई, रट लेना, ये प्रश्न हर बार आता है ऐसा कैसा, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से पूरा 20-25 मिनट रुक के देख लिया तो ये मान लीजिए कि आपके लगभग इस वीडियो से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके लगभग
15 से 20 नंबर तो आराम से इसी वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे इंक्लूड हमने किए हैं। अब देखिए यहाँ पे अम्ल और क्षार में आपको अंतर बताना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अम्ल स्वाद में प्राय खट्टे होते हैं, जबकि क्षार है वो कड़वे होते हैं। अम्ल का जो विलयन है वो धनायन होता है, जबकि क्षार का OH आयन प्रदान करता है। साथ ही अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लीले को लाल कर देते हैं। इसका जो pH मान है वो 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें आपको बाकी अपने हिसाब से लिख लेनी है। अब देखिए यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलान करना है। यहाँ पे देखिए संतरा जो है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, आंवले में कौन सा पाया जाता है, और यहाँ पे देखिए नेटक का डंक में, इमली में, ये सारे ऑलरेडी ऐसे कैसे टिक करके लिखे हुए हैं, तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ इसका पूरा उपयोग भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि धोने का सोडा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ पे याद करना है। मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र आपको बनाना है। ये पर्सन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और लगभग आप पेपर उठा के देखेंगे पिछले कुछ वर्षों के, तो कहीं ना कहीं हर 1-2 साल में ये पर्सन रिपीट होता चलता आता है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे डायग्राम भी आपको मिल जाता है पूरा अच्छे से, ठीक है, कहाँ क्या आपको बनाना है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है भाई। अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आंसर। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं, और पाचन तंत्र का नामांकन चित्र आपको बनाना है। ये प्रश्न आपका हाफ ईयरली में आ चुका है, अगर आपने देखा हो तो ये आपको देख लेना है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखिए पाचन भोजन के जटिल कणों को पाचक एंजाइम की सहायता से सरल कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और जो हमारा पाचन है वो हमारे मुंह की लार से, मतलब मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है कुल मिला के वैसे तो, बाकी अंदर जो भी हमारी गतिविधियाँ होती है पेट में वो उसके दौरान होता है। तो ये आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं, पूरा डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख आपको बनाना है, जबकि फोकस जो दूरी है वो एफ पॉइंट पे स्थित है। तो ये दोस्तों आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, और न्यूमेरिकल आपका 100% आएगा, और वो आपका इसी चैप्टर से आता है अधिकतर, ठीक है। तो ये आप देख लेना भाई, यहाँ पे पूरा ये देखिए यहाँ पे डायग्राम समेत आपको बना के दिखा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में आपको 2 अंतर लिखने होंगे, तो ये आप यहाँ पे देख से पढ़ सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है, जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर है, ठीक। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें तो हमारी जो एनर्जी आ रही है, जो हमारा प्रकाश स्रोत आ रहा है, तो वो एक पॉइंट पे आएगा, किसमें है वो फैलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लेंस पे डिपेंड करती है, तो आप इनका नाम जरूर ध्यान से पढ़ना, किसमें क्या होता है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, हम उत्तल की जगह तो अवतल कराते हैं, अवतल की जगह उत्तल कराते हैं, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाइयों। अब देखिए यहाँ पे दर्पण व लेंस में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंतर बताए गए हैं, तो आप यहाँ पे इसको देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे आपका हो जाता है, जिसमें कि हमने विज्ञान पेपर की रिगार्डिंग 2024 बोर्ड एग्जाम की रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखे हैं। और भी पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।